हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन मैग्नेटिक टॉर्क ऑन बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में यदि मैं बार मैग्नेट को रखता हूं किसी एंगल पे, तो बार मैग्नेट पे लगने वाला टॉर्क का डेरिवेशन आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आज का टॉपिक क्या है अपना, मैग्नेटिक टॉर्क on bar magnet in a uniform magnetic field, ओके। देखो बच्चों, यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहां बार मैग्नेट को कुछ एंगल बनाते हुए रखा हूं मैं इस तरीके से। एक बार मैग्नेट है इस तरीके से, ओके, ऐसा मैं इस तरीके से रखा हूं। यहां बच्चों इसका नॉर्थ पोल है और यहां पे इसका है साउथ पोल। क्या है? साउथ पोल। और यहां से लाइन खींच दूंगा तो ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट। ये मान चलो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाते हुए रखा गया है, इसको थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। कितना एंगल? थीटा एंगल। जैसे कि बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरीके से। क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं यहाँ पे चार्ज को रखता हूं इस तरीके से, यहाँ माइनस क्यू चार्ज होता है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज होता है, और इसका लेंथ 12। वैसे इसका भी लेंथ कितना आएगा? 12। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो पॉजिटिव चार्ज में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा? तुम्हारा फोर्स लगेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये फोर्स किसके इक्वल होता है? ये फोर्स इक्वल होता है Q इंटू E के। तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है। सेम टू सेम नेगेटिव चार्ज में किधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा? तो नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे डायरेक्शन लगेगा। कितना फोर्स? QE फोर्स लगेगा। ठीक है, तो याद रखो पॉजिटिव चार्ज में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, वैसे नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा QE फोर्स। ठीक है, सेम टू सेम बच्चों यहाँ पे बार मैग्नेट डाइपोल की तरह ही बिहेव करेगा। मैं बताया था, एनालॉजी बताया था कि चार्ज जो काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो काम तुम्हारा यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ करता है मैग्नेटोस्टैटिक में। ठीक है, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, मान के चलो इसका कितना m। तो पोल स्ट्रेंथ, तो नॉर्थ पोल किसकी तरह बिहेव करता है? पॉजिटिव चार्ज की तरह। साउथ पोल किसकी तरह बिहेव करता है? नेगेटिव चार्ज की तरह। तो पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन लगता है, तो ऐसे नॉर्थ पोल में इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगा? फोर्स mb। वैसे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज में इधर लगता है, नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो साउथ पोल भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तुम्हारा क्या? मैग्नेटिक फोर्स, जो कि कितना हो बताओ? mb। क्यों? अरे भाई यहाँ पे QE है, Q की जगह यहाँ पे m आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ पे क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। तो बोल सकते हो mb तुम्हारा क्या होगा? यहाँ पे फोर्स लगेगा पोल पे। तो किसी भी पोल पे, बार मैग्नेट के किसी भी पोल पे जो फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं क्या बताओ? उसको हम बोलते हैं क्या? mb। क्या बोलेंगे? mb हो गए। ओके, तो हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूं। अब इसमें फोर्स लग रहा है, इस जगह में फोर्स लग रहा है उधर, और यहां फोर्स लग रहा है पीछे। अब यहां फोर्स लगा, यहां फोर्स लगा, तो ये फोर्स के कारण क्या करेगा? ऐसे ट्विस्ट करेगा, ऐसा रोटेट करेगा। तो एक बात बताओ, यहां पे इंक ज्यादा हो गया, हाँ ऐसे है, तो यहां पे फोर्स किधर लग रहा है? उस डायरेक्शन में। यहां फोर्स किधर लग रहा है? पीछे। तो एक बात बताओ, इसमें इधर फोर्स लगाओ और उसमें उधर, तो ऐसे फोर्स लगाओ, क्या होगा बताओ? ये ऐसे रोटेट करेगा। अब हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो वहां पे टॉर्क लगता है, टॉर्क के कारण ही रोटेशन मोशन होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है बताओ? टॉर्क लग रहा है। ठीक है, रोटेट नहीं करता तो टॉर्क नहीं लगता, रोटेट करेगा, इसको ऐसे खींचोगे तो रोटेट करेगा, जिसके नाम से इसमें टॉर्क लगेगा। क्लियर बात? ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? यहाँ पे तो नेट फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो mb उस डायरेक्शन में लग रहा है तो पॉजिटिव, और mb पीछे लग रहा है तो माइनस mb। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। तो याद रखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे बार मैग्नेट को रखते हैं तो उसमें नेट फोर्स क्या लगता है? 0। बट यहाँ पे इस कंडीशन पे टॉर्क 0 नहीं होगा, इस कंडीशन पे टॉर्क 0 नहीं होगा, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है भैया,
तो हमको पता होना चाहिए यहाँ पे टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क होता है बच्चों, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, या परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। टॉर्क को मैं टाउ से डिनोट करता हूं। फोर्स कितना लग रहा है इसमें, एमबी फोर्स लग रहा है, एमबी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा बच्चों। ये फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो ये फोर्स है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ये। तो देखो 12 का एक कंपोनेंट नीचे आएगा तो क्या आएगा, 12 cos थीटा, एक इधर आएगा 12 sin थीटा। मैंने बताया था कि ऐसा कभी भी हो, यहाँ थीटा है, ये r वेक्टर है, तो r के नीचे कंपोनेंट cos, तो ऊपर कितना आता है sin। तो ऐसे 12 है तो 12 का इधर cos आएगा, तो 12 का इधर क्या आएगा sin। तो ये जो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसमें फोर्स क्या होगा mb, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 12 sin थीटा, 12 sin थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू इन दोनों को एक साथ लिखो, तो m इंटू 2l इंटू b sin थीटा होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे क्या कि टॉर्क इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा m इंटू 2l। m इंटू 2l को बताया था मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, बड़का m b sin थीटा। तो यहां बोल सकते हो बड़का m इक्वल टू क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू m इंटू 2l। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है p इक्वल टू q इंटू 2l होता है, वैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है m इक्वल टू q के जगह आएगा m पोल स्ट्रेंथ इंटू ये लेंथ ऑफ क्या हो गया बताओ तुम्हारा डायपोल, ये भी लेंथ ऑफ डायपोल होगा, मतलब बार मैग्नेट होगा। ओके, तो इस तरीके से मेरे को मिल गया टॉर्क का फॉर्मूला। इसी बच्चों में लिखूं वेक्टर फॉर्म में, किसमें लिखूं, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रॉस बी हो जाएगा, क्रॉस बी हो जाएगा। तो ये हमको मिलेगा टॉर्क इक्वल टू कितना, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। ओके, अब यहां पे कंडीशन बोल सकते हो। कंडीशन सबसे पहला किसके लिए बताओ, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क कब एक्सपीरियंस करेगा, तो जब बच्चा यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो, तो sin 90 कितना होता है 1, मैक्सिमम वैल्यू sin थीटा का 1 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बार मैग्नेट है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तब ये मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब बोल सकते हो बार मैग्नेट क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के। तो टॉर्क यहाँ पे मैक्सिमम लगेगा, और जो कितना हो बताओ sin 91 होता है, तो यहाँ बचेगा m इंटू बी, m इंटू बी, ये मैक्सिमम टॉर्क होगा, ठीक है। अब मिनिमम टॉर्क क्या होगा, मिनिमम टॉर्क, तो मिनिमम टॉर्क तब लगेगा जब तुम्हारा यहाँ पे थीटा कितना हो, थीटा तुम्हारा या तो 0 हो या फिर 180, क्योंकि sin 0 0 होता है, sin 180 भी क्या होता है 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब बार मैग्नेट क्या हो, पैरेलल हो या फिर अपोजिट हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, उस टाइम पे टॉर्क मिनिमम लगेगा, और मिनिमम टॉर्क होगा यहाँ पे कितना 0, टॉर्क मिनिमम कितना होगा 0। तो इसका मतलब यह है कि मैं कभी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बार मैग्नेट ऐसे, दोनों पैरेलल है, इस पे जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा 0, इस पे नेट फोर्स क्या होगा 0। लेकिन जब इस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के मैं परपेंडिकुलर रख दिया, तब इस पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा बताओ, एम बी, जो कि होगा मैक्सिमम। अभी भी इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है बताओ 0, है ना। तो बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो हर वक्त उसमें नेट फोर्स क्या होगा 0, बट नेट टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि बार मैग्नेट पैरेलल है तो उसमें जो नेट टॉर्क लगेगा वो क्या होगा 0 होगा, नेट फोर्स भी 0 होगा। यदि इसको तुम किसी एंगल पे मूव कर दिए, बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल पे मूव कर दिए मैग्नेटिक फील्ड में, तब इसमें टॉर्क लगने लग जाएगा, लेकिन नेट फोर्स 0 रहेगा। मतलब बार मैग्नेट में हमेशा नेट फोर्स 0 रहेगा, बट यहाँ पे टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कंडीशंस है। ओके, अब इसी के बेसिस पे हम आगे और डिराइव करते हैं, क्या पता है इसमें वर्क डन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्क डन। फॉर्मूला हमारे पास है, टॉर्क का होता है एम बी साइन थीटा। अब वर्क डन देखेंगे, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर देखेंगे इसमें अपन वर्क डन। तो जरा देखते हैं इसमें वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन किस चीज पे वर्क डन लगेगा, तो देखो बच्चों, इस पे फोर्स लग रहा है लगातार, और ये घूम के कैसे आना चाहता है पैरेलल, ये ऐसा है तो घूम के ऐसे आना चाहता है, क्योंकि ऐसे आगे इसके बाद नेट फोर्स क्या होगा 0, और एंगल में नहीं है तो इसमें टॉर्क भी क्या होगा 0। इसके बाद ये रोटेट नहीं करेगा, किसी एंगल पे है तो रोटेट करेगा, रोटेट करके कैसे आना चाहेगा पैरेलल।
अब एक बार पैरेलल आ गया, उसके बाद इसमें टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो, फिर रोटेट नहीं करेगा। अब मान चलो ऐसा है, अब इसको मेरे को इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करना है तो ये रोटेट करना नहीं चाह रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसा फोर्स लगा रहा है कि ये रोटेट करना नहीं चाह रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं इसको रोटेट करना। अब रोटेट करूंगा तो इसके अगेंस्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इस टॉर्क के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा मेरे को, वर्क। ऐसे मैं इसको घुमा रहा हूं तो वर्क करना पड़ेगा, यही वर्क अपन निकालने वाले हैं। वर्क डन टू रोटेट बार मैग्नेट। तो बच्चा वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है अपना क्या बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है किसमें बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है तुम्हारा ये होता है लीनियर मोशन के लिए, ठीक है, लीनियर मोशन के लिए। मान चलो रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, या कोई भी मोशन हो रहा है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, वहां पे तुम्हारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, ये मूव कर रहा है क्या, ऐसे बार मैग्नेट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नहीं, ये उसी जगह में होकर घूम रहा है बस, ना आगे मूव कर रहा है, ना पीछे मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, बस घूम रहा है ऐसे। मतलब एक ऐसा मोशन कर रहा है, एंगुलर मोशन, रोटेट कर रहा है। और जब रोटेट करता है तब फोर्स का काम करता है कौन, टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन में, और डिस्टेंस का काम करता है एंगल, जिसको मैं बोलता हूं डी थीटा। ये भी एनालॉजी है, जो लीनियर मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में तुम्हारा टॉर्क, तुम्हारा जो फोर्स काम करता है, वही काम सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट एस होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इतना आगे बढ़ा, रोटेशनल मोशन में इतना एंगल से घुमा, रोटेट किया बोलते हैं, तो इसके जगह आ जाता है थीटा। अब फोर्स इक्वल टू होता है, वर्क इक्वल टू होता है यहाँ क्या बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वैसे यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स की जगह आ जाएगा तुम्हारा टॉर्क, वर्क डन यहाँ पे निकालोगे तो क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे वर्क डन होगा, फोर्स की जगह आएगा टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब यदि इसी को मैं लिखूं एफ डी एस और इसका इंटीग्रेशन, तो वैसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है बात। तो वर्क डन टू रोटेट बार मैग्नेट क्या होता है तुम्हारा, ये होता है टाउ इंटू डी थीटा। तो मान चलो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, कहां से कहां बताओ, फ्रॉम 0 टू एंगल थीटा, 0 टू एंगल थीटा। तो W हो जाएगा कहां से कहां, 0 से थीटा, और टाउ की जगह वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा कितना, तो टॉर्क यहाँ पे जस्ट देखे थे, टॉर्क क्या होता है, mb sin थीटा, क्या होता है, mb sin थीटा, तो यहाँ पे रखोगे mb sin थीटा, और ये क्या हो बताओ यहाँ पे d थीटा। ओके, अब हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे m और b कांस्टेंट है, तो mb बाहर होगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है हमको क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, 0 से थीटा। अब इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है बच्चों, यदि यहाँ माइनस है तो इसको मैं नीचे से रखता हूँ, यहाँ पे ये 0 को मैं पहले रखूंगा, फिर थीटा रखूंगा। यदि माइनस नहीं रहता, कॉस थीटा रहता है ऐसा 0 से थीटा, तो थीटा पहले रखता है यहाँ पे कॉस थीटा, फिर बीच में माइनस, फिर 0 रखता है कॉस 0। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो मैं इसको उल्टा रखूंगा, क्या रखूंगा, mb पहले 0 को रखूंगा यहाँ पे, तो कॉस 0, फिर बीच में माइनस, फिर थीटा रखूंगा कॉस थीटा। एक प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन में, लिमिट एक्सचेंज हो जाता है, लिमिट चेंज हो जाता है माइनस के कारण। तो mb cos 0 होता है 1 माइनस cos थीटा, ये हो गया बच्चा तुम्हारा क्या बताओ, वर्क डन। क्या हो गया, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला समझ में आया, ये आ जाएगा अपना। अब कभी कभी मान के चलो मैं इसको किसी अलग अलग एंगल पे घुमा दिया, 0 से थीटा घुमाया, मान चलो कभी मैं घुमा रहा हूं इसको 30 डिग्री से 60 डिग्री अलग अलग एंगल पे, तो 0 तो नहीं है वहां पे, तो वहां पे ये फॉर्मूला लगाओगे तो सॉल्व होगा नहीं। तो वहां पे मान चलो यदि यहाँ पे वही एंगल को मैं रोटेट करने में लगा रहा हूँ, थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक, तो ये बच्चा यहाँ पे थीटा 1 डाल देते हैं, यहाँ पे थीटा 2, तो यहाँ कितना आएगा, थीटा 1 से थीटा 2, तो यहाँ पे आता थीटा 2, नीचे आता 1 और यहाँ पे आता 2, ये फॉर्मूला हो जाता तुम्हारा वर्क डन का। क्या वर्क डन का ये फॉर्मूला होता mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री डाल देते, 30 से 60 डिग्री घुमाते तो 30 और यहाँ पे 60 वैल्यू रख के अपन सॉल्व कर सकते। ठीक है, ये वर्क डन होगा बच्चों। अब यहाँ पे आता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बार मैग्नेट। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कब होगा, जब मैं बार मैग्नेट को रोटेट करने के लिए वर्क डन करूंगा, यही वर्क डन उस बार मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो वर्क डन टू रोटेट बार मैग्नेट फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू एनी एंगल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट। तो स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है, 90 डिग्री। बच्चों स्टैंडर्ड पोजीशन 90 डिग्री से अपन घुमाते हैं, तो 90 डिग्री से मानकर चलो किसी एंगल पे घुमा रहा हूं,
तो यहाँ पे जो वर्क डन करेंगे वो वर्क डन बाहर मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। तो यहाँ बोल सकते हो क्या, वर्क डन टू रोटेट बार मैग्नेट फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब θ1 कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री π/2 टू एनी एंगल इज स्टोर्ड in the form of potential energy of bar magnet in a magnetic field तो यही एंगल मैं कहां से कहां बताओ, θ1 को 90 डिग्री रख रहा हूं और θ2 को क्या रख रहा हूं बताओ, थीटा किसी एंगल पे। तो ये वर्क डन जो है W वो U में बदल जाएगा और U इक्वल टू हो जाएगा क्या बताओ, mb cos θ1 की जगह आएगा यहाँ पे 90 और माइनस cos θ2 की जगह आएगा थीटा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं इधर को, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे होगा u इज इक्वल टू mb और ये होता है बच्चों cos 90 0 माइनस cos थीटा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो mb का इससे होगा कितना आएगा, माइनस mb cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, u इक्वल टू माइनस वेक्टर m डॉट वेक्टर b, क्योंकि हमको पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बताओ, ab cos थीटा आता है। तो mb cos थीटा है तो क्या होगा, वेक्टर m डॉट वेक्टर b, मतलब इनके बीच में क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट है। अब आता है बच्चों यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। क्या आता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात यह समझो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उसमें यदि नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो सीधी सी बात है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। किसमें, यदि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का बात करूं तो नेट फोर्स जीरो रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का बात करूंगा तो नेट टॉर्क जीरो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा, नेट टॉर्क जीरो लग रहा होगा, ओके ये बात। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब होता है बच्चों जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो तुम्हारा बताओ, मिनिमम। जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है उसको अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मान चलो ये एक बिल्डिंग या एक टावर है, ऐसा एक टावर है, ये ग्राउंड है। एक तुम्हारा दोस्त यहां पे खड़ा है और तुम यहां पे, ठीक है। अब दोनों पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो। यहां भी नेट फोर्स क्या है इसमें, जीरो। यहां भी नेट फोर्स क्या है, जीरो। मतलब ये यहां खड़ा है, ये यहां पे खड़ा है, कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, इसको मैं धकेल दूंगा या जमीन में है तो इसको डर लगेगा क्या, ये गिरेगा क्या, इसको कोई दिक्कत होगा, कुछ नहीं होगा, ये यहीं पर रहेगा, यहीं से खिसक जाएगा यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं इसको एक बार ढकेल दिया फिनिश हो जाएगा तो, ठीक है। इसको यहाँ पे ढकेल दिया तो क्या यहाँ पे टिक पाएगा, ये टिक नहीं पाएगा। यदि यहां से ढकेल दिया तो डायरेक्ट ये जमीन में गिर जाएगा। समझ रहे हो बात को, मतलब यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, और यहाँ पे जमीन में है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टेबल रहेगा, तुम कितना डिस्टर्ब करो या वहीं पे रहेगा। लेकिन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यदि यहाँ पे गलती से तुम बाहर से फोर्स लगा दिए, एक बार यहाँ से ढकेल दिए इसको, तो वापिस वो वहां पे नहीं आ पाएगा, ठीक है, सीधा टपक जाएगा। तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सीधी सी बात है पोटेंशियल एनर्जी कहां पे मिनिमम होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तभी होगा जब यहाँ पे थीटा कितना हो, यहाँ पे जीरो, कितना हो, जीरो। तो cos जीरो होगा तो कितना हो जाएगा, u मिनिमम कितना आ जाएगा यहाँ बताओ, ये आएगा माइनस mb cos जीरो होता है 1। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है बच्चा। और अनस्टेबल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो तुम्हारा, मैक्सिमम। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, तो देखो माइनस में है वैल्यू तो मिनिमम है, तो प्लस में होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम। अब ये प्लस में कब होगा, जब इसका वैल्यू क्या हो, -1। इसका वैल्यू cos थीटा का वैल्यू क्या हो, -1। और cos थीटा -1 होता है कहां पता है, जब थीटा 180 डिग्री हो, या इसको बोलते हैं अपन क्या, पाई हो। तब इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस mb है, और cos यहाँ पे लिखोगे 180, तो ये देगा -1, तो माइनस mb, ये -1 मल्टीप्लाई हो कितना आएगा, प्लस mb, जो कि क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है।
मतलब यहाँ पे यू मैक्स कितना आएगा बताओ, यू मैक्स आएगा प्लस में आएगा एम वी। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तुम्हारा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।